Hello friends, how are you all? I am Vali and today I'm going to discuss very important previous year's questions from education subject. Previous questions 2018 part 6. In the previous sessions we have completed part 5 and today I'm starting from question number 26. So the question is, in the two sets given below, set 1 provides operant conditioning and set 2 offers descriptions Q being present or absent. It's very simple. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसे थोड़ा सा ट्रिक से सॉल्व करना पड़ता है हम लोगों को. इसमें आपको दो मैच द फॉलोइंग गिवन है, जिसके अंदर फर्स्ट आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर्स हैं एंड द सेकंड वन इज डिस्क्रिप्शंस की किस तरह से क्यू दी गई है, क्या रीइंफोर्समेंट रहा है, रिस्पॉन्स बना है या विदहेल्ड हुआ है. देखो इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, इसे हम रट नहीं पाते, रट पा भी लेते हैं कुछ बच्चे तो उसको अच्छे से सॉर्ट आउट नहीं कर पाते. तो इसकी एक बहुत छोटी सी ट्रिक है कि इस तरह से हमने एक रॉड ईपीए, रॉड रिवॉर्ड हो गया, ओ ओमिशन हो गया, डी डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ई एस्केप ट्रेनिंग, पी पनिशमेंट एंड ए एक्टिव अवॉइडेंस. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. लेकिन हमें 6 के 6 यहाँ गिवन नहीं है, यहाँ पे हमें सिर्फ 4 दिए हुए हैं. 4 हमारा कौन सा आता है? रिवॉर्ड. देखो एक बहुत सिंपल सी बात है, ये वाला जो पूरा पार्ट होता है ये आपका आता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड दिस वन इज फॉर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. राइट, ए हो गया हमारा जिसके अंदर हमारी क्यू प्रेजेंट होती है, क्यू हमारी यहाँ प्रेजेंट होती है, डी में भी हमारी क्यू जो होगी वो प्रेजेंट होगी. पी मिडल वन, ओ एंड द पी, रिस्पॉन्स जो होगा आपका विद हेल्ड होगा, बाकियों में रिस्पॉन्स जो होगा वो आपका मेड होगा विद हेल्ड. यहाँ पे रिस्पॉन्स कैसा हो गया? विद हेल्ड. एंड द सेम वन ओ के साथ भी सेम है, रिस्पॉन्स जो है आपका वो आपका विद हेल्ड होगा. बाकी आर में आपका मेड होगा, डी में भी मेड होगा, ई में भी मेड होगा, ए में भी मेड होगा. ठीक है, इसमें आरओडी मींस रिवॉर्ड ओमिशन एंड डिस्क्रिमिनेशन में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एस्केप पनिशमेंट एंड एक्टिव अवॉइडेंस में नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. तब हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं. तो हमें पता होना चाहिए रिवॉर्ड में क्या आना चाहिए. रिवॉर्ड ट्रेनिंग, रिवॉर्ड ट्रेनिंग दैट मींस आपका क्यू एब्सेंट होगी, क्योंकि क्यू सिर्फ 2 जगह प्रेजेंट होगी, डी में और ए में, बाकी सब जगह क्यू जो होगी हमारी एब्सेंट होगी, एब्सेंट. तो यहाँ मैं एक बार थोड़ा थोड़ा लिख देती हूँ तो आप लोग के लिए आसानी हो जाएगी. यहाँ पर हमारी क्यू क्या होगी? एब्सेंट होगी और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा हमारा, और रिस्पॉन्स कैसा होगा हमारा? मेड होगा. रिस्पॉन्स कैसा होगा आपका? मेड होगा. तो अब हम देख लेते हैं ये वाला स्टेटमेंट हमारा किसके साथ मैच कर रहा है. क्यू एब्सेंट, क्यू एब्सेंट तो सबके साथ है. चलो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यहाँ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी है. रिस्पॉन्स बना हुआ कहाँ है? क्यू एब्सेंट, रिस्पॉन्स मेड एंड द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल गया हमें, हमारा बहुत सिंपल सा, इजीली. अब हम इसी तरह से दूसरे देख लेते हैं. स्केप ट्रेनिंग, स्केप ट्रेनिंग दैट मींस नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट सिर्फ 2 जगह पे है. स्केप में आपका आता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, क्यू यहाँ पे भी आपकी एब्सेंट होगी, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, क्यू एब्सेंट, रिस्पॉन्स मेड. यस, दैट मींस ये अब हो गया हमारा थर्ड वन. एंड एक्टिव अवॉइडेंस ट्रेनिंग, क्यू प्रेजेंट होगी, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्यू प्रेजेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्यू प्रेजेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट रिस्पॉन्स मेड. यस, तो हो गया हमारा एक्टिव अवॉइडेंस. एंड द ओमिशन ट्रेनिंग, इस बेसिस पे हम देख सकते हैं हमारा ये वाला बैठ रहा है आगे, फर्स्ट वाला. डी और देख लेते हैं हम, डी का हमारा फर्स्ट बैठता है कि नहीं. डी, वेयर इज डी? डी में हमारी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, क्यू प्रेजेंट होगी, क्यू सॉरी हाँ 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 क्यू, लेकिन यहाँ पे तो क्यू एब्सेंट गिवन है. एंड और देखते हैं रिस्पॉन्स, नो नो नो, ये वाला नहीं आ रहा क्या हमारा? एक मिनट देखते हैं इसका आंसर. तो यही गिवन है इसके अंदर, तो रिस्पॉन्स विदहेल्ड होगा हमारा. बाकी सब तो हमारे सही हो गए. दैट मीन्स कि इसमें हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, क्योंकि कई बार अगर आपके तीनों सही बैठ रहे हैं आगे तो ये आपका आंसर तो क्लियर होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें. ओमिशन ट्रेनिंग में हमारा, सॉरी मैंने गलत देख लिया ना, सही तो किया था मैंने. ओमिशन है ना, सॉरी मैं डी देखने लगी. ओमिशन हो गया ना, तो ओमिशन में क्या आएगा हमारा? क्यू, हाँ क्यू एब्सेंट होगी ना, डी में क्यू प्रेजेंट है, सॉरी. ओ में तो हमारी क्यू एब्सेंट है, क्यू हमारा एब्सेंट है, एंड ओ में हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है. ये बात बिल्कुल सही है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, क्यू हमारी एब्सेंट है, एंड रिस्पॉन्स विदहेल्ड. ये तो है ही, ओ में और पी में हमारा रिस्पॉन्स विदहेल्ड है. सॉरी मैं थोड़ा सा गलत देख लिया पढ़ाते पढ़ाते. तो ये आपका उस हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर है.
So the next question is for arriving at classical conditioning paradigm. So classical conditioning paradigm according हमें आंसर देना है which of the following was used as the independent variable. आपको बताना है कि इनमें से independent variable आपको कौन सा है? Magnitude of response, resistance to extinction, spontaneous recovery या फिर number of CS-US pairings. तो एक बार हम देख लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में हमारे ये सब चीज आ जाती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमारा सिर्फ एक आता है नंबर ऑफ टेम्परेरीली कॉन्टिग्युअस CS-US पेयरिंग्स. सो दिस इज योर आंसर. Which of the laws of learning given by Thorndike had to be revised? कौन सा लॉज ऑफ लर्निंग था थॉर्नडाइक का जो रिवीजन में आया था? वो था हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट. ये बिलोंगिंगनेस इधर आ गया आपका, ये इधर है लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस. सॉरी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? लॉ ऑफ इफेक्ट. So, in measurement of which of the following types of intelligence an optimal edge level is considered pertinent? Pertinent का मतलब appropriate, suitable. ये मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है कि जब हम मेजरमेंट करते हैं तो कौन सा टाइप का इंटेलिजेंस है जिसके अंदर जो सुटेबल आपका एज लेवल कंसिडर किया जाता है? कल्चरल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल, इमोशनल या फिर कॉग्निटिव? इट्स वेरी सिंपल, ये हमारा कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है जिसके अंदर हमारा ऑप्टिमल एज लेवल जो होता है वो सुटेबल होता है. Who developed the concept of group factors in intelligence? ये हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि किसने डेवलप किया था कंसेप्ट ऑफ ग्रुप फैक्टर्स का. देखो, ग्रुप फैक्टर की बात जो कही गई थी, दो फैक्टर्स की बात कही थी चार्ल्स स्पियरमैन ने अपनी इंटेलिजेंस की थ्योरी में. ये मैंने ऑलरेडी पूरा आपको थ्योरी करा रखी है विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस. आप मेरी इसमें प्लेलिस्ट में जाके इंटेलिजेंस का कंप्लीट देख सकते हैं. Charles Spearman proposed that intellectual abilities were comprised of two factors. First आपकी G हो गई जनरल एबिलिटी जिसे हम कॉमन एबिलिटी भी कहते हैं. एस फैक्टर हमारे स्पेसिफिक एबिलिटी है जिसको हम स्पेसिफिक फैक्टर भी कहते हैं. फिर आते हैं हमारे बर्ड. बर्ड ने क्या किया था? बर्ड ने यूज की थी चार्ल्स स्पियरमैन का मॉडल जनरल इंटेलिजेंस का एनालाइज करने के लिए डाटा. किसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए? स्कूल चिल्ड्रन की. बैटरी टेस्ट जो दिए गए थे उनके ऊपर स्कूल चिल्ड्रन की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए बर्ड ने इनके मॉडल को यूज किया था. 1909 में बर्ड ने पब्लिश किया एक्सपेरिमेंटल टेस्ट. किसके ऊपर? जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर, जिसके अंदर उसने यूज किया फैक्टर एनालिसिस. किस चीज को डिफाइन करने के लिए? कितनी तरह के फैक्टर्स हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में. बर्ड्स थ्योरी यूजेस द कांसेप्ट्स ऑफ द जनरल ग्रुप एज वेल एज कॉमन फैक्टर्स. इसलिए बर्ड ने क्या किया? बर्ड ने ग्रुप फैक्टर्स का भी यूज किया था और कॉमन फैक्टर्स का भी यूज किया था. ही बिलीव्ड इन अ हायरार्की ऑफ मेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद मैनी लेवल्स. वो बिलीव करता था कि डिफरेंट डिफरेंट हायरार्कीज होती हैं मेंटल ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल पे. तो बर्ड ने क्या यूज किया था? ग्रुप फैक्टर्स का यूज किया था. काम किसका था? चार्ल्स स्पियरमैन का काम था. तो इन्होंने चार्ल्स स्पियरमैन के मॉडल को यूज किया था किसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए? स्कूल चिल्ड्रन की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए. इन्होंने पब्लिश किया अपना एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट. किसके ऊपर? जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर, जिसके अंदर इन्होंने यूज किया था फैक्टर एनालिसिस काइंड्स ऑफ फैक्टर्स को देखने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के ड्यूरेशन में. इन्होंने दो फैक्टर्स को यूज किया था. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा बर्ड. देन द बर्ड डेवलप द कांसेप्ट ऑफ ग्रुप फैक्टर्स इन इंटेलिजेंस. तो ये था मेरा आज का लेसन एंड आई विश कि मैं नेक्स्ट लेसन आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊं. थैंक यू फॉर योर अटेंशन फ्रेंड्स. स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो.